लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट हम लोगों ने देखा था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोगों ने देखी थी कि लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सिखाता है हमको। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा था कि व्हेन एल्कालाइन मेटल्स और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स यानी कि एएम और एईएम को ले, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स को, और उनको अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करें तो बहुत लंबी लंबी कहानियां बनती हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां बनती हैं। पानी में डालोगे नीला नीला हो जाता है अगर वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और अमोनिया सॉरी और मेटल डालने लगोगे धीरे 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 जैसे जैसे मेटल ऐड करोगे वो सॉल्यूशन सेचुरेशन की तरफ जाएगा। और अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता चला जाएगा तो एक सेचुरेटेड लेयर होगी जो लो डेंसिटी की होगी, ब्रॉन्ज टाइप के कलर की है ना, वो ब्रॉन्ज लेयर उस ब्लू लेयर के ऊपर तैरना शुरू कर देगी। जैसे 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 मेटल्स और ऐड करोगे वो ब्रॉन्ज लेयर्स बड़ी होती चली जाएगी, ब्रॉन्ज लेयर बड़ी मतलब थिक होती चली जाएगी, उसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और ब्लू लेयर कम होती चली जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा अंत में जब तक कि आपकी पूरी तरह से ब्लू लेयर गायब नहीं हो जाएगी। वो ब्रॉन्ज लेयर क्या थी वो भी हम देख चुके, वो ब्लू लेयर क्या थी वो भी हम देख चुके, ब्लू लेयर के अंदर क्या था मामला वो भी हम जान चुके हैं, ब्रॉन्ज लेयर का अंदर क्या था मामला। अच्छा, उस ब्रॉन्ज लेयर की प्रॉपर्टी क्या थी, उसमें डाइल्यूट मेटल था, या यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेटेड मेटल्स था, बट वो आयोनाइज फॉर्म में नहीं था, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं आया था। बट जो ब्लू लेयर है उसके अंदर मेटल से इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड था, और उस इलेक्ट्रॉन को किसी ने खाया भी नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन फ्री था, सॉल्वेटेड था, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन था। उस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको नीला रंग मिला हुआ था, और सिर्फ नीला ही रंग नहीं मिला हुआ बल्कि बहुत कुछ चीजें उसकी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको मिली हुई थी। जैसे मिली हुई थी उसको उसकी रिडक्शन प्रॉपर्टीज मिली हुई थी, उसको उसकी कंडक्टिविटीज कंडक्शन प्रॉपर्टीज, और मिली हुई थी उसको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये सारा रंग रंगीन सब हम देख चुके थे। ठीक है, आइए सो ये रंग रंगीन और ये दुनिया हम भली भांति देख चुके हैं। वाह वाह, चलते हैं, शुरू करते हैं। अगली रिएक्शन है एल्कली मेटल्स और अर्थ मेटल्स को हाइड्रोजन में डाले तो क्या होगा। हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाएं अल्कली मेटल्स को और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। एक ही तो काम उनको आता है, ले देखें जहां डालोगे, जिसके पास डालोगे, जब डालोगे, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयंस है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन की एक ही तो प्रॉपर्टी हुआ करती है सदा, वो प्रॉपर्टी हुआ करती है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है और निकल लेता है। इससे ज्यादा तो क्या ही प्रॉपर्टी है वो। सो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और निकल लेगा। इट मींस एल्कली मेटल स्टिल अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ कोई नई घटनाएं नहीं घटेंगी, वही घटनाएं घटेंगी जो घटना अब तक घटती आ रही है। मेटल सामान्यतया अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एल्कली मेटल्स की बात है वो तो और भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन घटक लेगी, डकार जाएगी और डकार के वो हाइड्राइड बन जाएगी। इट मींस जब मेटल की रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो आपको मेटल हाइड्राइड्स मिलेंगे, वहां पर मेटल हाइड्राइड्स मिलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सामान्यतः ये सारे हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं। क्या होते हैं? सो एल्कली मेटल जब जब कंबाइन करेंगे डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ तो क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे, आपके आयोनिक क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स बनते हैं, MH जिनका फॉर्मूला होगा। ये इनकी कहानी होगी। अच्छा, इन हाइड्राइड्स की आयनिक प्रॉपर्टी की चर्चा कर ली जाए तो फजान बाबा को याद कर लीजिए। फजान बाबा की जय हो। अगर हम इन हाइड्राइड्स की ऊपर से नीचे जाने पर प्रॉपर्टीज की बात करें, LiH से सीजियम हाइड्राइड तक हम चर्चा करें तो फजान बाबा की जय हो। बाबा कहते हैं ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा कहते हैं आयनिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ही, बढ़ने ही चाहिए। इट मींस ऊपर से नीचे जाने पर आयोनिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे इन हाइड्राइडों में। बिल्कुल ठीक बात है। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड्स इन दीज हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम LiH। बिल्कुल सही जवाब, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बाबा कहता है
कैटायन की साइज बढ़ेगी तो आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करैक्टर घटेगा। यस, सो आयोनिक करैक्टर जो है ऊपर से नीचे जाने पर इन हाइड्राइडों में बढ़ेगा, पर क्या आयनिक करैक्टर की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी? उत्तर है नहीं। ये मोनो आयनिक स्पीसीज है, मोनो एनायंस है, मोनो एटॉमिक एनायंस है, और मोनो एटॉमिक एनायंस में इनकी स्टेबिलिटी की चर्चा हम लैटिस एनर्जी के थ्रू ज्यादा करते हैं बजाय इनके आयोनिक करैक्टर के थ्रू। सो ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी के कहानी की क्या होगी वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आयनिक करैक्टर भले ही बसरते बढ़ रहा हो, लेकिन लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर घटती ही हम जाते हैं, तो स्टेबिलिटी घटेगी ही घटेगी। इट मींस दो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ये समझ लीजिए। जब जब एल्कली मेटल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं तब तब हमको आयोनिक मेटल हाइड्राइड्स मिलेंगे देखने के लिए, कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जब इन आयोनिक मेटल हाइड्राइड्स का ऊपर से नीचे जाने पर कंपैरिजन करते हैं, जो फजान में आपने खूब अच्छे से किया होगा, सो दो बातें यहां पर समझने की है। पहली बात, ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, और वो सही लगता है, बिकॉज कैटायन की साइज बढ़ती है तो आयनिक करैक्टर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। यस, फजान कह गया था। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर क्या स्टेबिलिटी भी बढ़ती है? क्या आयनिक करैक्टर बढ़ने के सीक्वेंस में स्टेबिलिटी भी बढ़ती है क्या? उत्तर बिल्कुल ठीक नहीं है स्टेबिलिटी का, क्योंकि आप और हम दोनों भली भांति जानते हैं जब भी मोनो एटॉमिक एनायंस की चर्चा की जाती है तो थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से ज्यादा देखते हैं बजाय उनके आयनिक करैक्टर या फजान से। सो स्टेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय लैटिस एनर्जी, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होगी। वहां वो इंक्रीज हुई है, आयनिक करैक्टर इंक्रीज हुए हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी उनकी डिक्रीज होगी। सो ये इंटरेस्टिंग बात थी कि वो स्टेबिलिटी के मामले में गच्चा खा गए हम लोग, डिक्रीज हो जाएगी। अर्थ मेटल्स की बात करें, एल्कालाइन अर्थ मेटल बोले तो बेरिलियम से लेके बेरियम तक वाले लोगों की बात करें हम लोग, उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑफकोर्स वो भी मेटल हाइड्राइड्स ही बनाएंगे, MH2 ही वो फॉर्म करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखने की है, बेरिलियम नॉर्मली नहीं बनाता है। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझा दे रहा हूं। लिथियम से लेके सीजियम तक इनमें से कोई भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें, ये सारे मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। ऑल बोले तो ऑल, ये ऑल मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके, ऑल। इसका इंटरेस्टिंग बात आएगी अभी, ठीक है। परंतु बेरिलियम नहीं बनाता। मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक अगर आप करेंगे तो ये मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं MH2, बट बेरिलियम नहीं करता। उसकी वजह उसकी बहुत हाई आयनिक एनर्जीज, आयनाइज एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। Be+H2 क्या BeH2 बनाता है? सवाल उठता है, नहीं बनाता। उसकी दो वजह है। पहली बात तो ये एक आयोनिक हाइड्राइड नहीं होता, कोवेलेंट हाइड्राइड होता है, हम लोग जान चुके हैं। ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, sp जिसका हाइब्रिडाइजेशन है इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सो इट्स नॉट ए आयोनिक हाइड्राइड, पहला। और दूसरा, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत हाई होती हैं, I1 प्लस I2 की वैल्यूज, IE1 प्लस IE2 की वैल्यूज, दैट इज व्हाई एक्सेप्ट बेरिलियम। सो ये सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया जेम वाले, आप तो बिल्कुल इसको दिमाग में डाल लो कि बेरिलियम हाइड्राइड्स एल्कालाइन अर्थ मेटल्स जिस तरह से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एल्कालाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स बनाते हैं, बेरिलियम वो नहीं बनाता है। बेरिलियम को छोड़ के बाकी वो सब बनाते हैं, बाकी वो सब बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, Be और Mg वाले जो हाइड्राइड्स हैं, पहली बात तो वो ध्यान रखना कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, बाकी सब आयोनिक हाइड्राइड हैं। Be और Mg वाले कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, बाकी सब आयोनिक हाइड्राइड्स हैं। हाँ, लेकिन बेरिलियम के अलावा बाकी सब हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। बेरिलियम ही नहीं बनाता, मैग्नीशियम तो बनाता है, Mg+H2, हालांकि वो भी एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, वो भी पूरी तरह से आयोनिक हाइड्राइड नहीं है।
तो क्वेश्चन उठता है सबसे पहली बात, अच्छा आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स को आप पानी के अंदर डालोगे तो यू नो इट वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। H- जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्राइड व्हेन यू विल गेट हाइड्रोलाइज यू गेट हाइड्रोक्साइड्स। बोलो बेटा जी बहुत आसानी से, बिकॉज जब भी आप हाइड्राइड को पानी के अंदर डालोगे तो वाटर के अंदर क्या होगा आपका H+ और OH- होगा एक तरह से, है ना। और वो डेफिनेटली जो हाइड्राइड है वो पानी से आपके H+ को स्नेच कर लेगा, और स्नेच करेगा तो यू विल गेट हाइड्रोक्साइड्स। तो जो आयनिक हाइड्राइड्स आपके मिले वो आयनिक हाइड्राइड्स पानी के साथ हाइड्रोलाइज होकर बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। बेसिक सॉल्यूशन यानी कि पीएच सॉल्यूशंस की बढ़ जाएगी डेफिनेटली 100%, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब तकलीफ वाली बात है ही नहीं। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, टेक्निकली हाइड्रोलिथ, है ना, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रोजन बनाने की विधि है, वैसे भी हमको पता ही है, बहुत सारे रिएक्शंस में हम लोगों ने हाइड्रोजन में देखी भी है ये वाली चीज। तो आयोनिक हाइड्राइड्स की रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आयोनिक हाइड्राइड जो होंगे CaH2 या NaH, जब इनको पानी के अंदर डालोगे आप, व्हेन यू विल, जब इनको पानी के अंदर डालोगे ये स्नेच करेंगे आपका H+ वहां से, एंड यू विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स, और आपको हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस होंगी, साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। सो यू विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? H+ ले लेगा आपका, बहुत आसानी की बात है, बोलो बेटा जी, H- ले लेगा एंड यू विल गेट हाइड्रोक्साइड्स। OH- आपका प्रोड्यूस होगा वहां से। सो ये आयनिक हाइड्राइड्स की बेसिकली टेंडेंसी है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बना? अच्छा मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि ना मेरे गले में दिक्कत होगी। बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे? अच्छा देखो इधर देखो, इधर देखो, अगर आपको सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, लिथियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का बनाना बहुत सिंपल सी बात है। मेटल व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन यू विल गेट मेटल हाइड्राइड। इन केस ऑफ एल्कली मेटल, इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो। एल्कली मेटल के साथ भी मिलेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ भी मिलेगा, परंतु बेरिलियम डायरेक्टली ट्रीटमेंट करने पर हाइड्रोजन से हाइड्राइड नहीं देता है। सो फिर BeH2 को बनाए कैसे? वो कोवलेंट जो हाइड्राइड है उसको बनाए कैसे बनाए BeH2 को? उसका तरीका होता है, हमने आपको बता ही चुके हैं। ये वाली रिएक्शन आपको, ऐसी रिएक्शन लगभग आप BCl3 LiLH4 कर चुके हो B2S6 बनाने के लिए। तो यस, जो हाइड्राइडों को आप नहीं बना सकते हैं डायरेक्टली मेटल के हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन से, उन हाइड्राइडों को हैलाइडों के साथ सब्स्टिट्यूट करके रिडक्शन करके लेके आएंगे। तो एब्सोल्युटली हम BeCl2 का रिडक्शन करेंगे LiLH4 के साथ, और रिड्यूस करके यू विल गेट BeH2, जो डेफिनेटली पॉलीमराइज कर जाता है, 100% पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड की फॉर्म में पॉलीमराइज कर जाएगा। और ये इसके पॉलीमराइजेशन ब्रिज बॉन्डिंग में हम लोग देख चुके हैं। सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बेरिलियम और हाइड्रोजन से नहीं मिलता है ये, बट मिल सकता है। और ये ठीक वैसे ही जैसे B2S6 बनाया था हमने, याद करो BF3 के रिडक्शन को हमने करवाया था। When BF3 was reduced by NaH, इस टाइप के लोगों से हमने रिडक्शन करवाए थे इनके, याद करो। सो यू विल गेट B2S6, आपने B2S6 बनाया था, ठीक वैसे ही जैसे उनको हमने रिड्यूस करवाया था, ठीक वैसे ही हम इनको रिड्यूस करके BeCl2 को रिड्यूस करके यू विल गेट बेरिलियम के हाइड्राइड्स। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल? करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, राइट? फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, नहीं होगी आसानी से, इजीली नहीं होगी? इनमें से कौन सी? सोडियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं एंड यू विल गेट NaH डायरेक्टली। दूसरा, कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं एंड यू विल गेट CaH2 इजीली। एंड तीसरा, लिथियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं एंड यू विल गेट LiH इजीली। और चौथा, बेरिलियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं एंड यू विल गेट BeH2 इजीली। तो इनमें से कौन सा नहीं बनेगा? कोवलेंटों को बनाने का ये तरीका नहीं है गारंटी से, कोवलेंटों को सब्स्टिट्यूशन या कोवलेंट मॉलिक्यूल के थ्रू ही बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये इनमें से फिजिबल नहीं है। इसकी जगह क्या रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे? इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे कोवलेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस व्हेन BeCl2 इज reduced to LiLH4 you will get BeH2। सो ये वाली बात आपको
समझ में आनी चाहिए थी। आई थिंक समझ में आ गई, ये वाली चीज आपके सामने क्लियरली समझ में आ गई। गेटिंग द पॉइंट। सो कोवैलेंट हाइड्राइड बनाने के यही तरीके ही होते हैं। B2H6 का देख लो, वो भी यही तरीका ही था। जब आप उनके हैलाइडों को रिड्यूस करेंगे तो यू विल गेट हाइड्राइड्स। ठीक है, वो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड तो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, वो तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, अगर आपसे कोई पूछे कि BeH2 से लेके और BaH2 अप टू डाउन जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी ऊपर से नीचे जाने पर? ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी हाइड्राइडों की घटती है, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो उसमें तो कोई दोहराए वाली बात है नहीं हाइड्रोजन की। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अगला टॉपिक है, उसको लास्ट टॉपिक है अब ये, इसके साथ एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा। सो एस ब्लॉक खत्म हो गया जी जनाब। पी ब्लॉक के साथ ही मैंने बीच बीच में एस ब्लॉक को भी खत्म मार दिया। तो जैम वालों का एस ब्लॉक में जो जो रिएक्शन लिखी थी सब खत्म कर दी मैंने। जैम वालों की एस ब्लॉक में जो जो रिएक्शन लिखी थी खत्म कर दी मैंने। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है एस ब्लॉक वाली आपकी। सो एस ब्लॉक का टाटा मत करना मेरे सामने, मैंने खुद ही फिनिश कर दिया एस ब्लॉक की स्टोरी को, एकदम टूटा टाटा मत करना। अंतिम रिएक्शन है कि एल्कली मेटल और अर्थ मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दे। और ये रिएक्शन तो नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन आ भी चुका है नेट में सवाल पार्ट बी में, और जैम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मतलब किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के भी। यूपीएससी जियो केमिस्ट में तो बहुत बार इस सवाल को पूछते हैं, बहुत बार, बहुत टाइम में इस सवाल को पूछा जाता है। रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। वो नंबर जो लिखा हुआ है ना राहुल CSIR, उस नंबर पे कॉल करके पूछ लो बेटा। फीस, मुझे फीस का नहीं आइडिया होता, पढ़ाने का मुझे आइडिया होता है, बस फीस पास मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एल्कली मेटल्स की रिएक्शन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाने पर तो जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इंक्रीज होती है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जेम वालों, नेट वालों, बिल्कुल इस स्टेटमेंट को ढंग से समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, खाए रबड़ी सस्ती, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे तो एफिनिटी विद ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी। एफिनिटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ती चली जाएगी, सबसे ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। उसका रीजन है ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होता चला जाता है, आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है, इसीलिए बेसिकली एफिनिटी विद ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द मोस्ट, मतलब ये इस बार सवाल परीक्षा में जैम में, तुम तो बिल्कुल जैम वालों, तुम तो बिल्कुल एकदम दिमाग में डाल लो, ये सवाल आ सकता है पक्का 100%। यस, फॉर्म्स ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर विशेष, एब्सोल्युटली यस, फॉर्म ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। नहीं एस ब्लॉक जैम का हुआ है, पी ब्लॉक नहीं हुआ, पी ब्लॉक में तभी जैम का भी बचता है भैया, एस ब्लॉक की बात चल रही है। The metals all burns in the air to form oxides through the product varies depending on the metal. Normally जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट वेरी करते रहते हैं। वेरी कैसे करते रहते हैं? लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड Li2O, बट कुछ परऑक्साइड भी उसमें मिलेगा। सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, बट कुछ सुपर ऑक्साइड भी उसमें मिलेगा। ठीक है, कुछ सॉरी मोनोऑक्साइड उसमें मिलेगा, और जो अदर्स है वो सब सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। When you will react Li with O2, you will get lithium oxide Li2O with some traces of Li2O2, कुछ परऑक्साइड भी मिलेगा आपको। सोडियम के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन की, सो यू विल गेट मेनली परऑक्साइड Na2O2, you will get peroxide Na2O2,
बट थोड़ा बहुत सोडियम का ऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पे अगर हम जाएं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं। बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना इस बात को प्लीज। इनकी रिएक्शन करवाएं तो यू विल गेट सुपर ऑक्साइड MO2। आपको सुपर ऑक्साइड मिलेंगे, सुपर ऑक्साइड मिलेंगे। अच्छा, ये क्या स्टोरी है, आइए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ आपको सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। यू विल गेट सुपर ऑक्साइड्स लाइक दैट। ठीक है, आओ इसको समझते हैं। ऐसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ऑक्सीजन एफिनिटी में जाओगे तो ऐसे समझ सकते हो, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जाओगे तो थोड़ा उल्टा समझ में आएगा। आइए इसको दो प्रोसीजर के थ्रू समझ सकते हैं आप, दो प्रोसीजर के थ्रू समझ सकते हैं। अगर मेटल की सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो बनता है सिंपली मेटल ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कह सकते हैं आप, Na2O Li2 टाइप। फर्दर अगर ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ेगी उसकी, सो इट विल कन्वर्ट इनटू पेरोक्साइड्स, दैट्स कॉल्ड M2O2। और अगर फर्दर ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ेगी इसकी, सो यू विल गेट MO2 सुपर ऑक्साइड्स। इनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनो ऑक्साइड्स। ठीक है, मोनो ऑक्साइड्स, इनको बोलते हैं पर ऑक्साइड्स, इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर, सुपर ऑक्साइड। पहले तो चार्ज देख लो ऑक्सीजन पे। मोनो ऑक्साइड का मतलब सिंपल ऑक्सीजन -2, ठीक है, O-2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर -2 होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। पेरोक्साइड का मतलब O2-2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। और सुपर ऑक्साइड का मतलब O2-, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। पहली बात, ये पहली चीज है, फर्स्ट थिंग है। अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात करें, इफ आई वांट टू कंफर्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इसमें तो 0 होगा ऑक्साइड में, तो बिकॉज ऑक्सीजन के 6 और 2 आ गए तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे 0 है, बिल्कुल भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सिंपली कैसे देखेंगे बताओ, 2s2 2p6 हो गया, सो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, बिकॉज ये तो एटम आयन है तो एटम की तरह देखेंगे। इनको हम MOT से जाएंगे देखने के लिए, और MOT से जाएंगे तो पाई स्टार में ऑक्सीजन में 2 होते हैं, राइट, ऑक्सीजन के पाई स्टार में 2 होते हैं। O2-2 आ गया तो 2 और आ गए। ऐसे केस में फिर से इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। अगर O2- के बात करें और उसके पाई स्टार को समझना चाहें तो O2- के पाई स्टार में कितने हो जाएंगे जनाब, O2 में 2 होते हैं, O2- में 3 हो जाएंगे। इट मींस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। इसलिए सामान्यतया अगर बात करें, सामान्यतया, सो ऑक्साइड जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, ये पेरोक्साइड जो होते हैं वो भी डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको 2 तरह से समझा जा सकता है। एक तरीका तो इसको समझने का हो गया ये कि भैया ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ती जा रही है, एफिनिटी बढ़ती जा रही है। इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, पेरोक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। एक तरीका तो है कहने का ये इसको, है ना। एक और तरीका है इसको समझने का, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर वाले जो हैं वो बेसिकली ऑक्साइड बना रहे हैं और नीचे वाले सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं।
दो तरह से समझा सकता है। एक तरीका तो मैंने बता दिया, फर्दर ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ रही है। एफिनिटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि दो ऑपोजिट जो नेचर के लोग हैं वो एक दूसरे को भयंकर अट्रैक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन करने की। दैट्स व्हाई ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीजन की एफिनिटी गजब की बढ़ रही है। सो वन रीजन यू कैन से लाइक दैट, ठीक है। द अदर रीजन यू कैन से लाइक दैट कि जब आप लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेसिकली लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। और जब काफी एनर्जी आप जब तक दोगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तब तक आपके ये बॉन्ड टूट चुके होंगे, और बेसिकली ऑक्सीजन जो है ना वो इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा लिथियम वाले को। और अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली ये ऑक्साइड्स बनाएगा। दो इलेक्ट्रॉन यहां से एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे मान लेते हैं, दो एलआई छोड़ चुका होगा, और ये इस केस में ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। इसीलिए लिथियम की जब जब रिएक्शन होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसीलिए उतनी हाई आयनाइजेशन एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑक्सीजन भी टूट चुकी होती है, और O यानी कि O जो है एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई यू कैन से इट लाइक कि ऑक्साइड बना रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? परऑक्साइड भी मिलेगा, Li2O2 सब माइनर आपको परऑक्साइड भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। सोडियम के ऊपर से अगर जैसे से ऊपर से नीचे जाएंगे, आज इधर देखिए, अगर लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, सोडियम से निकालना हो और पोटेशियम से, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, इसकी आईई बहुत घटेगी, बोलो इसकी आईई उससे कम होगी, और उसकी आईई सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसकी आई हाई होगी, उसकी आई हाई होगी, इसीलिए सोडियम जो है उससे जब तक आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब तक ये समझिए इस ऑक्सीजन का केवल पाई बॉन्ड ही टूट पाएगा, एक ही बॉन्ड, सिग्मा नहीं टूटेगा। इट मींस ये इस फॉर्म में रहेगा, और इस फॉर्म में अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड। बट पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन टप करके निकल जाता है, टप, और जितनी देर में इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑक्सीजन टूट भी नहीं सकती जितनी एनर्जी के साथ, इसलिए O2 अपनी O2 की फॉर्म में ही इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगी, एंड यू विल गेट सुपर ऑक्साइड्स, और आपको सुपर ऑक्साइड्स मिलेंगे। सो कमाल की बात क्या थी? कमाल की बात क्या थी? कमाल की बात यह थी कि लिथियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा, और जब तक वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ऑक्सीजन टूट जाएगा, एंड यू विल गेट आपके ऑक्साइड्स। बट इन केस ऑफ पोटेशियम की बात करें, अगर पोटेशियम की बात करें, या नीचे जाएंगे तो रुबिडियम या सीजियम की बात करें, उनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और उस केस में ऑक्सीजन की फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। दैट इज व्हाई इट विल गेट, या इट फॉर्म्स बेसिकली सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स वो बनाएगी। सो अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पर है, और वो बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ऑक्सीजन को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे बेसिकली, सो यू विल गेट क्या? आपका परऑक्साइड। ऑक्सीजन की तरफ से चलोगे तो उल्टा चलना पड़ेगा, परऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन को आप दो इलेक्ट्रॉन दोगे, सो यू विल गेट ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड आपको मिलेगा। और अगर ऑक्सीजन को आपने O पे 2 माइनस आएगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन दोगे, सो यू विल गेट 2O-2, दैट इज कॉल्ड सिंपल मोनोऑक्साइड। सिंपल मोनोऑक्साइड। सो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, लिथियम मोस्टली करता है ये, और सोडियम मोस्टली करता है ये, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम मोस्टली करते हैं ये। अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न ये है, क्वेश्चन व्हाट इज या विच रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन, विच रिएक्शन इज करेक्ट और आर करेक्ट
to form superoxides of metals. Superoxide of metals. ठीक है. A, sodium plus oxygen gives NaO2. B, potassium plus oxygen gives KO2. C, lithium plus O2 gives LiO2. C, D, sodium cesium plus O2 gives cesium O2. बताइए इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन आपके हिसाब से करेक्ट सुपर ऑक्साइड्स बना रही हैं या सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए सही रिएक्शन है. कौन कौन सी रिएक्शन सही रिएक्शन है सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए. प्रीवियस स्लाइड में अपोजिट लिख दिया है मैंने. कहाँ लिख दिया. अच्छा ये सुपर ऑक्साइड. अरे बोला तो वही है यार, क्या हो गया. ये ले. हैप्पी, खुश. सोडियम फॉर्म मोनोऑक्साइड नहीं, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड. मोनो तो माइनर है उसमें. लिथियम परऑक्साइड. सही आंसर है बी, सी, डी. नो साक्षी, नो, इट्स बी सी डी. प्रगति, नो, इट्स बी सी डी. ए बी डी. पागल हो गई मैक. ए बी डी. नो, इट्स बी सी डी. आपको पता है अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है. सोडियम कंबाइन करने पर परऑक्साइड बनाता है. परऑक्साइड, परऑक्साइड. पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अगर कंबाइन किए जाएं सो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये, सुपर ऑक्साइड्स. ठीक है, सुपर ऑक्साइड. सो ये तो करेक्ट हो गया भाई. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल सही. सीजियम सुपर ऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल सही. अब मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको. इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर एक कंट्रोल्ड 1 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन करवाओगे तो आपको सुपर ऑक्साइड मिलेगा. कंट्रोल्ड 1 इलेक्ट्रॉन से कराओगे तो. इसीलिए इंपॉर्टेंट बात समझो, इसको इंपॉर्टेंट बात समझो. अगर आपको लिथियम या सोडियम के सुपर ऑक्साइड चाहिए तो भैया मैंने कहा था उनको लिक्विड अमोनिया में डाल दो. उनको डालो भैया लिक्विड अमोनिया के अंदर. आपको केवल कंट्रोल्ड 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और फिर ऑक्सीजन उसमें फ्लो करो, यू विल गेट सुपर ऑक्साइड. फिर से अगर आपको यही चाहिए तो आप फिर से लिक्विड अमोनिया डालो. एलआई लिक्विड अमोनिया डालो भैया, आपको फिर से ये परऑक्साइड मिलेंगे. इसका मतलब जिनके सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड नहीं बनते हैं, जिनके सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड नहीं बनते हैं, किनके, लिथियम के और सोडियम के. नॉर्मली जिनके परऑक्साइड नहीं फॉर्म होते हैं उनका आप बनाने का तरीका हो गया बेस्ट लिक्विड अमोनिया के थ्रू जाइए. कंट्रोल्ड रिडक्शन होगा, कंट्रोल्ड रिडक्शन होगा खेल में, कंट्रोल्ड रिडक्शन होगा खेल में. इसीलिए मैंने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन से हमारा काम चल जाएगा. सो ये करेक्ट रिएक्शन है बिकॉज आपको यहां 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगा और केवल अगर 1 इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा यहां से डोनेशन कंट्रोल तो आप सुपर ऑक्साइड ही बना पाएंगे, सुपर ऑक्साइड ही बना पाएंगे. सुपर बेस इलेक्ट्रॉन. यस यस या साक्षी मिश्रा, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस. बिल्कुल सही जवाब, एकदम ठीक जवाब.
एकदम ठीक जवाब। बोले तो बिल्कुल ठीक जवाब। यस, आप अमोनिया की शरण में पहुंच जाइए, वो आपको सुपर ऑक्साइड बना देगा, वो आपको सुपर ऑक्साइड बना देगा, उसकी शरण में चले जाइए आप। बुद्धम शरणम गच्छम की तरह अमोनिया शरणम गच्छामि हो जाइए आप, वो आपको सुपर ऑक्साइड बना के दे देगा। इट मींस, ये ध्यान रखना, लिथियम और सोडियम के सुपर ऑक्साइड कैसे बनाएंगे हम? बताओ, लिथियम का सुपर ऑक्साइड हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सोडियम का, ये तो नॉर्मली ऑक्साइड बना लेते हैं, इसका सुपर ऑक्साइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? उत्तर एक ही है, जाइए लिक्विड अमोनिया की शरण में। डायरेक्ट ऑक्सीजन मत डाल दीजिएगा, लिक्विड अमोनिया डाल के फिर ऑक्सीजन डालिए, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको। आप सुपर ऑक्साइड्स मिल जाएंगे आपको। बताओ, इनमें से किस किस रिएक्शन में पैरामैग्नेटिक स्पेसिस बनी है? Which of the following reactions produce paramagnetic major spaces? मेजर पैरामैग्नेटिक स्पेसिस कौन सी किस किस रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो रही है? ठीक है, किस किस में? ए Li+O2, बी सोडियम प्लस O2, सी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस O2, when treated further with sodium in liquid ammonia. D potassium plus oxygen, E cesium plus oxygen, F rubidium plus oxygen, G lithium in liquid ammonia ऑक्सीजन। कौन कौन सी रिएक्शन में पैरामैग्नेटिक स्पेसिस एज ए मेजर स्पेसिस प्रोड्यूस हो रही है? किस किस रिएक्शन में पैरामैग्नेटिक स्पेसिस एज ए मेजर स्पेसिस प्रोड्यूस हो रही है? यस, जिसमें सुपर ऑक्साइड बनेगा वही पैरामैग्नेटिक है। यस साक्षी, यस, जिसमें सुपर ऑक्साइड बनेगा वही सब पैरामैग्नेटिक स्पेसिस प्रोड्यूस करेंगे। जिसमें ऑक्साइड और परऑक्साइड बनेगा वो डायमैग्नेटिक स्पेसिस है। सो कौन कौन होंगी? इसमें मेजर क्या बनेगा? ऑक्साइड मेजर। इसमें मेजर बनेगा परऑक्साइड। इसमें यहां सुपर ऑक्साइड बन रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो परऑक्साइड बन जाएगा। इसमें सुपर ऑक्साइड बनेगा, इसमें सुपर ऑक्साइड बनेगा, इसमें सुपर ऑक्साइड बनेगा, इसमें सुपर ऑक्साइड बनेगा। इट मींस द आंसर्स आर डी, ई, एफ, जी। और ईमानदारी से बताओ किस किस का सही है? डी, ई, एफ, जी। सी, डी, ई, एफ नहीं सोनी बिस्ट, नो, सी में नहीं बनेगा। 2 बार आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया सोनी, उसमें 2 बार इलेक्ट्रॉन दे दिया। जरा गौर से देखो सोनी, उसको आप 2 बार इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। एक बार दोगी तो परऑक्साइड, फिर दोगी तो सुपर ऑक्साइड। किस किस का ठीक है? हाँ, सी तो बोल दिया तो रॉन्ग ही बोला। फिर तो सी तो बोला तो रॉन्ग ही बोला। सी गलत हो गया तो सब गलत हो गया तनुश्री, फिर तो बचता ही क्या है? सी गलत हो गया तो सब गलत हो गया भाई। एक बार आप सुपर ऑक्साइड बना चुके हो उसी में, लेकिन
फिर उसका कबाड़ा कर दियो ना, आप तो परऑक्साइड तक पहुंच गए हो, आप परऑक्साइड तक पहुंच गए हो। ठीक है, अच्छा ऑक्साइड क्या करते हैं ये तो सबको ही पता है, ऑक्साइड पानी में डालेंगे तो हाइड्रोलाइज करते हैं भैया, ऑक्साइड पानी में डालेंगे तो हाइड्रोलाइज करते हैं भैया, बिल्कुल हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइज करके MOH हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अच्छा कमाल की बात तो यह है, ऑक्साइड भी हाइड्रोलाइज करती है और हाइड्राइड भी हाइड्रोक्साइड ही बनाती है। अजीब सुनो, आप Na2O को पानी में डालो और आप NaH को पानी में डालो, गजब की बात तो यह है, पानी में जो चीज रहेगी वो दोनों में सेम है। ये मैं आपको वैसे भी पढ़ाने वाला हूं, थोड़ी देर बाद हाइड्रोलिसिस ही शुरू होएगा। पानी में जो चीज रहेगी वो दोनों में सेम है, बस पानी के बाहर चीज जाएगी वो सेम नहीं है। दोनों पानी में बराबर, पानी में दोनों की सेम चीज है। देखो कैसे, अगर आप ऑक्साइड को अंदर वाटर में अंदर डालोगे तो डेफिनेटली वो भी H+ ही लेगा वाटर से, और जब वाटर से H+ लेगा तो एक H+ वाटर से लेने के बाद ये OH- हो जाएगा और वो भी OH- हो जाएगा, इसलिए ऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेंगे 2OH-। ठीक है, सो ये तो प्रोड्यूस कर देगा 2 NaOH एक तरह से। ठीक है, 2 NaOH। सो पानी के अंदर तो दोनों लगभग सेम है। हाइड्राइड क्या करेंगी, अगर हाइड्राइड पानी से पूछने जाओगे तो वो भी पानी से H+ ले लेंगी, लेकिन जब ये पानी से H+ लेगी तो ये तो बन जाएगी H2 और एक हाइड्रोक्साइड बनेगा। इट मींस इसमें NaOH एक बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन वो तो बाहर चली जाएगी, वो तो चली जाएगी बाहर। तो अंत की कहानी ये है, अंत का पंत ये है कि सॉल्यूशन तो दोनों का लगभग एक जैसा ही होगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नोट कर लो ये। सॉल्यूशन दोनों लगभग एक जैसा ही प्रोड्यूस करेंगे बेसिक, बस हाइड्राइड्स जब हाइड्रोलाइज होंगी तो एक एक्स्ट्रा चीज प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो तो पानी से भाग जाएगी, वो तो उड़ जाएगी। सो जो उड़ जाएगी उसमें अंतर है, बाकी अंदर तो सब कुछ मामला एक जैसा ही है। ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस है, दोनों के दोनों बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सॉल्यूशन का नेचर एक जैसा ही होगा। आफ्टर हाइड्रोलाइजिंग हाइड्राइड्स एंड आफ्टर हाइड्रोलाइजिंग oxide you will get the same nature of solution, and that is a basic solution because you will get OH- in the solution. यस आवाज इसमें आएगी, इसमें कुछ कुछ आवाज आएगी, पुट पुट करके पुट पुट, पुट पुट करके पुट पुट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, पक्का आ गई हो तो मुझे बताइए। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की दोनों का कहा या कलर्स है यार, विशेष है तो कलर होते ही नहीं है दादा, कलर होते ही नहीं है विशेष। एल्कली मेटल्स तो कलर ही शो नहीं करते, कहां से करेंगे, DD ट्रांजिशन में होगा नहीं, विशेष होता ही नहीं। एल्कली मेटल के कलर के नाम पे लिक्विड अमोनिया हो लिया बस, ठीक है। विशेष एल्कली मेटल्स के सॉल्यूशंस कलरलेस ही होते हैं जनरली। काई से कलर दिखाएंगे तू बताए, इनमें कोई DD ट्रांजिशन नहीं, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं, कैसे, कोई है रीजन ही नहीं है। हाँ, फ्लेम टेस्ट इज समथिंग एल्स, ठीक है, वो अलग विषय है। मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लेम टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, ठीक है। फ्लेम टेस्ट सिलेबस में नहीं, वरना बात कर देते हैं। धन्यवाद रवि उपाध्याय, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय रवि। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो याद रखना, एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ऑक्साइड बनाते हैं सिंपली, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना, समझ लेना। सिंपली ऑक्साइड, कोई रायता रुयता नहीं, कोई परऑक्साइड, टरऑक्साइड, नरऑक्साइड, मरऑक्साइड, कुछ भी नहीं है ऐसा, इस प्रकार की कोई बेहुदगी बातें नहीं। सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, और उसमें भी बेरियम और रेडियम ये दोनों नहीं बनाते, Ba और Ra दोनों नहीं बनाते, दोनों नहीं बनाते, ठीक है। बेरिलियम रिलेटिवली अनरिएक्टिव, हाँ वो करता नहीं है, उतना आसानी से जलता नहीं है बेरिलियम, अनरिएक्टिव आपको पता ही है, उसकी अनेस एनर्जी हाई होती है। मैग्नीशियम डेजलिंग के साथ जलता है और बहुत हीट वीट निकलती है, सब में ही निकल रही है, कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो बेरिलियम का याद रखना, बेरियम का, बेरियम और रेडियम,
पेरोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरियम और रेडियम पेरोक्साइड्स बनाते हैं, बाकी सबके सब ने ऑक्साइड बनाया, बेरियम और रेडियम पेरोक्साइड, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर वही ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ती जाती है, इट मींस ये पेरोक्साइड्स फॉर्म करते हैं बेरियम्स। नोट कर लीजिएगा ये वाली चीज, बात खत्म हो गई। बीईओ डिकम्पोजिशन से मिलता है, उसकी कोई मतलब वाली बात नहीं है। ऑक्साइड्स के ये मेरे को पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये सब ऑक्साइड का नेचर आपने पहले पढ़ लिया होगा। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड। सोडियम क्या बना, ऑक्सीजन के साथ, सिंपल ऑक्सीजन के साथ सोडियम क्या बनता है, मेजरली सोडियम क्या बनाता है, पेरोक्साइड्स। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं, सिंपल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने पर सुपर ऑक्साइड्स। अगर आप बेरिलियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, कार स्कूटर की बात करें, इन चारों की अगर ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होंगे तो सिंपली ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉर्मल मोनोऑक्साइड जिसको कहते हैं। बेरियम और रेडियम, जिसमें भी बेरियम ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है और ये पेरोक्साइड बनाता है, BaO2, पेरोक्साइड फॉर्म करता है, पेरोक्साइड। सो ये बात ध्यान रखना, ये ऑक्साइड्स या मोनोऑक्साइड्स, ये पेरोक्साइड्स, ये सुपर ऑक्साइड्स, ये सुपर ऑक्साइड्स, ये आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स और ये आपके पेरोक्साइड्स। अप टू डाउन जाने पर ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी। खत्म हो गया ऑक्सीजन के साथ नेचर नूचर फलाना। आइए अब हम चलते हैं अपनी प्यारी फॉस्फीन की तरफ। अमोनिया थी, खत्म हुई, चलते हैं प्यारी फॉस्फीन की तरफ। लेट्स मूव टू आवर बिलव्ड फॉस्फीन। शुरू करें, PH3 शुरू करें। नहीं, बनाता है बेरिलियम, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है निशा, स्लो बनाता है लेकिन बनाता है। आ गई हमारी प्यारी से हमारी प्यारी सी फॉस्फीन। प्रियरंजन साहू, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीजन के नॉमेनक्लेचर होते हैं ऑक्साइड्स के, है ना, मिक्स ऑक्साइड के, सिस्को ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो उन नॉमेनक्लेचर्स को यहाँ करने की जरूरत नहीं है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन बेसिक सॉल्यूशन, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, PH3 पे आते हैं। PH3 के बारे में बहुत जानकारी केमिकल बॉन्डिंग में मैं दे चुका हूं, अनाप शनाप चनाप ननाप, बस बनाने की विधि पे आ रहा हूं मैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस का बेसिक सॉल्यूशंस में डिस्प्रपोर्शनेशन। P4 व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, रिएक्टिव फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट फास्फोरस। P4 बता चुका हूं मैं, P4 की स्टोरी याद होनी चाहिए तुमको, बहुत काम की बात बता चुका हूं, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन और सारी कहानी। उस व्हाइट फास्फोरस P4 की रिएक्शन जब बेस के साथ कराते हैं, NaOH वगैरह के साथ कराते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, इट विल गेट डिस्प्रपोर्शनेट, इस तरीके से वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। फास्फोरस की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है P4 में, वहां से वो PH3 यानी कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट और H2PO2 माइनस, तो 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 2 इंटू -2 बराबर -1। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो x -2 बराबर -1, तो x बराबर +1, यानी कि वो फास्फोरस जो जीरो में है, फास्फोरस जीरो से PH3 यानी कि -3 में, और फास्फोरस जीरो से
H2PO2 माइनस यानी कि +1 में चला जाता है। इस तरीके से फॉस्फोरस गेट्स डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा P4 का। ये पहली pH3 बनाने का मेथड है। हाँ मैडम बोलो। सो दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। व्हाइट फॉस्फोरस के डिस्प्रपोर्शनेशन से फॉस्फीन गैस मिलती है। यस, sp3 बिल्कुल रवि होगा। ये पहली विधि होगी। दूसरी फॉस्फाइड्स ले लो। अगर आप फॉस्फाइड ले लोगे या आप बेसिकली नाइट्राइड ले लोगे या आप ऑक्साइड ले लोगे और इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे, अगर आप इनको हाइड्रोलाइज कराओगे तो डेफिनेटली ये pH3 दे देंगी। इसको हाइड्रोलाइज कराओगे फर्दर आप तो 100% बेसिकली ये आपको अमोनियाज दे देंगी। और इसका हाइड्रोलाइज कराओगे आप ऑक्साइड का, सो यू विल गेट OH माइनस। इसलिए ध्यान रखना फॉस्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से आपको pH3 मिलती है। सल्फाइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप सल्फाइड का, यू विल गेट H2S, आपको H2S मिलेंगी, ठीक है। सो नाइट्राइड्स का ये अभी आ जाएगा, टॉपिक शुरू हो रहा है। फॉस्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से फॉस्फीन्स, नाइट्राइड्स से आपको अमोनिया, सल्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से आपको H2S और ऑक्साइड से तो OH माइनस मिलता ही है आपको। सो कैल्शियम फॉस्फाइड का जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे H2O के साथ तो हाइड्रोलाइज कराने पर क्या होगा, डेफिनेटली फॉस्फोरस पर 3 माइनस है फॉस्फाइड, वाटर से H प्लस खींचता रहेगा, सो इट विल कन्वर्ट इनटू PH-2, फर्दर वाटर से H प्लस खींचेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू PH2 माइनस। स्टिल ये बेसिक है, और अगर स्टिल ये बेसिक है तो फिर खींचेगा एंड यू विल गेट द pH3 मॉलिक्यूल। सो pH3 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा फॉस्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से। दो तरह की रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ ली। फॉस्फोरस के डिस्प्रपोर्शनेशन बेसिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में या KOH की प्रेजेंस में P4 प्लस OH माइनस, इट विल गेट डिस्प्रपोर्शनेटेड इनटू pH3 एंड H2PO2 माइनस। और दूसरी फॉस्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से आपको फॉस्फीन गैस मिल जाएगी। और ये आप हाइड्रोलाइसिस वाला टॉपिक थोड़ी देर में पढ़ने भी वाले हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज की सामान्यता, वीक लुईस बेस होता है अमोनिया की बजाय, खूब कंपैरिजन कर चुके हैं। हाइब्रिडेशन नहीं होता, ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है, फलाना डिमकाना चमकाना, फ्लक्सोनियल नहीं होता, सॉफ्ट लिगेंड होता है। सारे कंपैरिजन हम लोग कर चुके हैं। सो pH3 की O2 के साथ रिएक्शन करवाएं, सो ऑक्सीडाइज करेंगे तो यू विल गेट H3PO4। अगर pH3 को ऑक्सीडाइज करेंगे, इफ यू विल गेट ऑक्सीडाइज, आपको पता है बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं, ये बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं। और अगर आप ऑक्सीडाइज करना चाहोगे इनको, सो यू विल गेट OOOO, और ये जो चीज बनी, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आपको मिलेगा। मींस डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल गेट फॉस्फोरिक एसिड, राइट। इस रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरस -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फुल स्ट्रेच ऑफ 8 का चेंज, सीधा 8 का चेंज, -3 से सीधा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीजन के साथ गजब का ऑक्सीडाइज हुआ है। pH3 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, जनरल बात समझ लीजिए आप, जनरल बात। एक्चुअली pH3 के जो pH बॉन्ड्स होते हैं ना, वो काफी कमजोर बॉन्ड होते हैं। और जब भी किसी के इस तरह के वीक बॉन्ड होते हैं और उसकी रिएक्शन आप किसी से भी कराओगे, अगर आप क्लोरीन से कराओगे या आप ऑक्सीजन से कराओगे, तो इन बॉन्डों को रिप्लेस कर देंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और रिप्लेस करने के बाद डेफिनेटली यहां पे OH 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 आ गया, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डों ने रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही यहां पे PCl Cl Cl आ जाएगा। सो क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो वीक pH के बॉन्ड्स हैं, जो मैं पहले ही बताया था आपको, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसी वजह से होता है, वो क्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग PCl बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट ए स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्टेबल कंपाउंड, यस, ड्रैगो सब हो चुका है, ऑल वी हैव डन इट। pH3 की CuSO4 से रिएक्शन कराएंगे। ये रिएक्शन वैसे कोई खास काम की रिएक्शन है नहीं, बट यू विल गेट कॉपर का फॉस्फाइड, कॉपर फॉस्फाइड आपको मिलेगा H2SO4 इनके प्रेजेंस में। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराओगे तो कॉपर फॉस्फाइड्स आपको फॉर्म हो जाएंगे। ये कोई इतनी दो इंटरेस्टिंग रिएक्शन आपको थी, वीक बॉन्ड्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये एक येलो कलर का PPT होता है,
Ag3P बनाता है, Ag का फॉस्फाइड बनाएगा 3AgNO3 के साथ, एक येलो पीपीटी होता है, दिस इज येलो पीपीटी, और वो येलो पीपीटी पानी में जाने के बाद Ag के ब्लैक पीपीटी में, काले पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, काले पीपीटी में। सो ये ठीक है, उधर ही बड़ी बात नहीं है। PH3HX में पहले ही बता चुका हूं, अमोनिया HX की तरह, वो अमोनियम सॉल्ट बनाते थे, ये फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाएंगे। वो अमोनियम सॉल्ट NH3 जब HX के साथ रिएक्शन कराए तो इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट आपका बनाया करता था NH4X। अगर PH3 की आप, और वो रिएक्शन हालांकि स्लो होगी PH3 वाली, फिर भी कराएंगे तो यू विल गेट फॉस्फोनियम सॉल्ट PH4X, ये सॉल्ट आपका बनेगा, ये सॉल्ट, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फलाना फलाना क्लोरीन अनस्टेबल फनस्टेबल की जरूरत नहीं है आपको, फॉस्फोनियम सॉल्ट्स की जरूरत है, ये कोई मतलब नहीं। लिक्विड अमोनिया में कैसे काम करती है, कोई खास अपने को लेना देना नहीं इस कहानी से। फॉस्फीन एक्ट एज लुईस बेस एंड, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, आज थोड़ा सा ये छोड़ दीजिए लुईस बेस को, इंपॉर्टेंट बात आता है ये वाला, अमोनिया वर्सेस फॉस्फीन के बीच कंपैरिजन, ये ही काम का इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने आपको बताया बेसिसिटी या प्रोटॉन एफिनिटी में अमोनिया तगड़ी है पक्का, बिकॉज ये हाइब्रिडाइज्ड होती है और इसका लॉन पेयर sp3 में होता है, मैं बता चुका हूं, इसका लॉन पेयर ऑलमोस्ट प्योर s में होता है, इसीलिए प्रोटॉन एफिनिटी में अमोनिया फार बेटर है इससे। देखो अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी के डेल्टा एस देखो -866 है, जबकि PH3 के प्रोटॉन एफिनिटी का डेल्टा एस देखो -770 है। इसका मतलब अमोनिया के प्रोटॉन एफिनिटी इससे ज्यादा होती है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। एक बार, अच्छा PH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकती ना, अमोनिया बना सकती है, बिकॉज PH3 की फॉस्फोरस की साइज बड़ी है, उसका तो फॉर्म ही नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बॉन्ड भी पोलर नहीं है, सो वो नहीं बना सकती। अच्छा लिक्विड अमोनिया की तरह काम करती नहीं है, बिल्कुल काम नहीं करेगी, लिक्विफाई ही नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो कहां से लिक्विफाई होगी। ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है। PH3 कम सॉल्युबल है, हाँ कम ही होनी है, बिकॉज कम बेसिक है तो कम ही सॉल्युबल होगी। हाँ अब इसकी लिगेंड प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा मैं इसको ऐसे समझता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं अमोनिया, यहां पर लिख देता हूं मैं PH3, ठीक है। एक एक चीज समझा रहा हूं। पहला, बेटर लुईस बेस, पुअर बेस, पुअर बेस, ठीक है। ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नो हाइब्रिडाइज, ऑलमोस्ट एस में लॉन पेयर, लॉन पेयर इन sp3, लॉन पेयर इन ऑलमोस्ट एस, ठीक है, पहला। दूसरा, H बॉन्डिंग्स बनाएंगी, नो H बॉन्डिंग्स, उतनी H बॉन्डिंग्स नहीं बनाएंगी, ठीक। तीसरा, लिक्विफाई हो जाएगी -33 पे, एज ए लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट काम करेगी, नो ये नहीं करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आसानी से लिक्विफाई नहीं होगी, सॉल्वेंट की तरह भी काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। चौथा, प्रोटॉन एफिनिटी या स्ट्रॉन्ग, बेटर प्रोटॉन एफिनिटी, बेटर प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन को आसानी से खा जाती है, वीकर प्रोटॉन एफिनिटी, वीकर प्रोटॉन एफिनिटी। सब कुछ अमोनिया का बढ़िया है, सब कुछ, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, सब बढ़िया, मैं तो कहता हूं सब अमोनिया का बढ़िया है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें PH3 अमोनिया से बाजी मार जाती है, और वो है लीगेंड प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सब बढ़िया है, सब में PH3 जीती, मोर सॉल्युबल लेस सॉल्युबल, ठीक है, मोर सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल, बेटर बेस है तो मोर सॉल्युबल भी होगा, ज्यादा पोलर है तो मोर सॉल्युबल भी होगा, ये लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है, हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। लीगेंड प्रॉपर्टीज अपन को समझनी है। अगर किसी मेटल के साथ अमोनिया एज ए लीगेंड काम करे और किसी मेटल के साथ फॉस्फीन एज ए लीगेंड काम करे, अमोनिया केवल और केवल ओनली सिग्मा डोनर की तरह काम करती है,
ओनली सिग्मा डोनर, और ये बेटर सिग्मा डोनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट pH3 सिग्मा डोनर के साथ साथ पाई एक्सेप्टर की तरह भी काम करती है। यही ब्यूटी इसको सिग्मा डोनर तो बनाती ही है, यही जो पाई एक्सेप्टर नेचर है ना, ये इसको बेटर लीगेंड बनाता है। इनफैक्ट स्ट्रोंगर लीगेंड, दो चीज बनाता है, स्ट्रोंगर लीगेंड पहली चीज, और सॉफ्टर लीगेंड। इसका मतलब दो बातें हैं pH3 के पास इंटरेस्टिंग। अमोनिया वीकर लीगेंड एंड हार्डर लीगेंड। इसीलिए गजब की बात यह है, डबल बॉन्ड करैक्टर इसको जिता देता है, बिकॉज ये पाई एक्सेप्टर है, और पाई एक्सेप्टर होने की वजह डी पाई सिग्मा स्टार इंटरेक्शन, पीएच का जो सिग्मा स्टार है वो लो लाइंग होता है, इसी सिग्मा स्टार की वजह से pH3 अमोनिया से जीत जाती है। हर चीज में फेल है, इस चीज में pH3 अमोनिया से पास है। इसीलिए जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी जाएगी, जब दुनिया दिल वालों को स्पेक्ट्रो में जमाएगी, pH3 आगे आएगी, pH3 आगे आए, कुछ भी कर ले दुनिया, अमोनिया रह जाएगी, pH3 आगे आएगी। मतलब हर चीज में अमोनिया बाप है, पर हर बाप का भी एक बाप होता है, और उसी को दादा कहते हैं, और उस बाप का है, क्या कहेंगे, छठी बात लीगेंड में क्या कहेंगे, वीकर एंड हार्डर लीगेंड, वीकर एंड हार्डर लीगेंड अमोनिया, और pH3 स्ट्रोंगर एंड सॉफ्टर लीगेंड, क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर है जो अमोनिया नहीं है। या लुईस बेस में सब में अमोनिया जीतेगा, लुईस बेस में क्या, सब में अमोनिया जीतेगा, हर चीज में अमोनिया ही तो जीत रही है, हर चीज में अमोनिया जीत रही है, एक्सेप्ट ये पॉइंट। लीगेंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो अलग चीज है, उसमें भैया pH3 कहती है आजा कर ले दो दो हाथ, ले आ भले ही तेरी अम्मा को भी साथ, कर ले दो दो हाथ। सिग्मा स्टार टॉम सायर 20 बार कह चुका हूं, नहीं करता वैकेंट डी ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार, टॉम सायर सिग्मा स्टार। हर चीज में pH3 अमोनिया बेटर है, बेटर लुईस बेस, बेटर प्रोटॉन एफिनिटी, बेटर सॉल्वेंट, बेटर सोल्यूबल, बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटर पा, बेटर ला, बेटर मा। यस प्रगति रोहिल, एब्सोल्युटली HSAB प्रिंसिपल। प्रगति 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 HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पाई एक्सेप्टर लीगेंड होते हैं वो सॉफ्टर लीगेंड होते हैं। प्रगति सॉफ्ट है ना, वो जो तुम लड़कियों को वो मिलता होगा ना टेडी गिफ्ट में रेडी, वही सॉफ्ट, वैसा ही सॉफ्ट। ये सही समझी प्रगति रोहिल। हाँ मोहित, हाँ। सो मेरे ख्याल से अमोनिया pH3 का आपको क्लियर है। pH3 की दोनों बनाने की विधियों को, दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को समझ के चलना, दोनों रिएक्शंस को। वन इज द व्हाइट फॉस्फोरस का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन किसको बोलते हैं, एक रिड्यूस हो जाए वही और वही ऑक्सीडाइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। सॉफ्टी। धन्यवाद मोहित।
असंख्य मॉलिक्यूल हाइड्रेट हो रहे हैं ऐसे तो। हाइड्रोलाइज होता हम माने, हाइड्रोलाइज हो तो हम माने। pH3 वीकली बेसिक है और वो अमोनियम की तरह फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाती है, बना लिया, हमने भी देख चुके हैं, कोई दोहराए वाली बात नहीं, कोई दोहराए वाली बात नहीं। ब्लीचिंग पाउडर में दोनों डिसॉल्व होती है, ये सिमिलैरिटी है, ध्यान रखना। अब ये सिमिलैरिटी आ गई है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? पहली सिमिलैरिटी, दोनों ही अमोनियम और फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाती हैं, यानी कि HBr से रिएक्ट करके दोनों अमोनियम और फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाती हैं। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और दोनों ब्लीचिंग पाउडर से एब्जॉर्ब हो जाती है, होनी ही चाहिए। बेसिक जो मटेरियल है वो ब्लीचिंग पाउडर पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नोट कर लीजिए। वीक बेस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सो एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं, दोनों एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लीचिंग पाउडर से। सिलेन्स की तरफ आ गए हैं हम अब सिलेन्स की तरफ आ गए हैं। अमोनिया खत्म हुई, pH3 खत्म हुई, आ गए अब हम सिलेन्स की तरफ। SiH4 या SiN सिलिकॉन, SiNH2n+2, इस क्लास के कंपाउंडों को कहते हैं, लिख लो, सिलेन। सिलेन बोले तो एनालॉगस हाइड्रोकार्बन, एनालॉगस ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कार्बन। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, एनालॉगस ऑफ सिलिकॉन, एनालॉगस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसे अंग्रेजी हो गई। ठीक है, सिलिकॉन एनालॉगस ऑफ हाइड्रोकार्बन, दोज आर कॉल्ड सिलेन्स, उनको सिलेन्स। सिलिकॉन एनालॉगस ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी सिलेन्स की, बिकॉज पहली बात तो ये कि सिलेन्स उतने स्टेबल नहीं होते जितने हाइड्रोकार्बन से स्टेबल होते हैं। अगर मीथेन वर्सेस सिलेन की बात की जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। CH4 वर्सेज SiH4 पहले ही बात कर चुका हूं। CH बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये तो जिंदगी में बस सिर्फ काम चला रहा है, ये तो सिर्फ काम चला रहा है, मतलब जिंदगी काट भर रहा है। वीक बॉन्ड होते हैं, सिर्फ काट रहा है अपनी लाइफ, धक्के ही दे रहा है एक तरह से लाइफ के। सो एक तो पहली बात तो ये कि SiH4 उतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं है, इसीलिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। SiH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने ही चाहिए। बॉन्ड कमजोर है, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर तो भैया हाइड्रोजन दे ही देगा दुनिया को, और दे ही देगा। वीक बॉन्ड है, और अगर ये दे ही दोगे तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाओगे दुनिया में। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छे हाइड्रोजन के डोनर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बनाते हैं सिलेन्स? पहली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सिलिका का रिडक्शन। सिलिका का रिडक्शन, SiO2 को जब हम रिड्यूस करते हैं 150 से 170 डिग्री टेम्परेचर पर, तो आपको सिलेन्स SiH4 मिलेगा। सिलिका बोले तो 3 डायमेंशनल सिलिकेट होता है SiO2, 3 डायमेंशनल सिलिकेन होता है SiO2। ठीक है, आ रहे हैं बेलूगा, आ रहे हैं पूरे, वही आ रही है मेरे पास, वो टेबल है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। सो ये आपके सिलेन्स की स्टोरी हो गई, ऐसे बनता है। ऑन लार्जर स्केल SiO2 इज रिड्यूस्ड बाई, इनसे मतलब कैसे भी SiO2 को रिडक्शन करवा लो। SiO2 को जब हम रिड्यूस कराएं, SiCl4 को, किसी भी सिलिका को या SiCl4 को रिड्यूस कराएं, सो यू विल गेट सिलेन्स, आपको सिलेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ SiO2 और बाय रिडक्शन ऑफ SiCl4, किसी को भी रिड्यूस करवा लो बाय द रिडक्शन ऑफ दीज टू, इनको रिड्यूस करवाने पर यू विल गेट SiH4, सिलेन्स आपको मिल जाएंगे। ये तो आप पहले भी जान चुके हैं रिडक्शंस की स्टोरी। अच्छा, बहुत कम, बहुत ज्यादा स्टेबल होते नहीं है, केवल इसका एक तो SiH4, एक Si2S3, यही इंडेफिनेटली स्टेबल है, बाकी सब तो यूं ही टूट टाट जाते हैं, बाकी सब तो यूं ही टूट टाट जाते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, 4 सेपरेशन मैंने बताया था आपको। SiH के अंदर 4 सेपरेशन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर 4 सेपरेशन है
तो दो चीजें, वीक बॉन्ड और चार्ज सेपरेशन इनको गजब का रिएक्टिव बनाता है। वीक बॉन्ड पहली बात, और दूसरी बात चार्ज सेपरेशन इनको बनाता है गजब का रिएक्टिव, पहले ही बता चुका हूं। इसीलिए CH4 से काफी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है। ये तीनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चार्ज सेपरेशन और वीक बॉन्ड की वजह से रिएक्टिविटी हाई होना, और दूसरा बॉन्ड टूट जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट भी बेटर ही है, बेटर ही रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं? एक तो ऑक्सीडेशन, अवॉइड भाई, SiO2 को रिड्यूस करके SiH4 मिलेगा, तो SiH4 को ऑक्सीडाइज करके SiO2 मिल जाएगा, बात खत्म। नाजिया डाइमर नहीं है, वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में नहीं है क्या? चेन नाजिया डाइमर नहीं है, ये डाइमर की पॉलीमराइज की थोड़ी बात है। ये तो कैटेनेशन और पॉलीमराइजेशन में फर्क है ना भाई। कैटेनेशन है नाजिया, कैटेनेशन। इनको थोड़े ना डाइमर वाइमर बनाना है, इनको थोड़ी डाइमर वाइमर बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मली ऑक्सीडाइज होके ये SiO2 दे देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइज होके भी SiO2 देंगे, ये हाइड्रोलाइज होके भी SiO2 दे देंगे आपके, इस तरह से SiO2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ सिलेंस की इंपॉर्टेंट बात पढ़नी नहीं है आपको, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, ये तो बहुत अनस्टैंड टाइप है, इनकी जरूरत नहीं इतना। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंस जो है, जो कॉम्प्लेक्स में मैंने पहले भी पढ़ाया था, ईटा 2 लिगेंड्स की तरह काम करते हैं, बिकॉज SiH बॉन्ड पोलर भी है और रिएक्टिव भी, इसीलिए आसानी से मेटल्स में इंसर्ट हो जाता है, इजीली मेटल्स में इंसर्ट हो जाता है आसानी से। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से SiH बॉन्ड आसानी से SiH4 के थ्रू आप SiH बॉन्ड को इंसर्ट कर सकते हो मेटल्स के थ्रू। और ये बात मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, आसानी से ये इंसर्ट हो जाते हैं इजीली, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट बात है नहीं सिलेंस की, सिलेंस को हाँ एक बार ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वीक बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, SiH4 वीक बॉन्ड है, इसीलिए आसानी से एल्काइलेशन हो जाएगा इनका। और आरओ है, आरओ मतलब क्या बोलते हैं इसको, आसानी से इनके ORs भी बन जाएंगे और RX भी बन जाएंगे, दोनों तरीके से। इसीलिए RX की रिएक्शन भी करा सकते हैं, या R- की कराते हैं, इनफैक्ट R- की रिएक्शन भी करा सकते हैं और RO- की रिएक्शन भी करा सकते हैं। दोनों ही केस में ये वीक बॉन्ड रिप्लेस होके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, SiR4 बन जाता है और SiOR4 बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर से थर्ड पीरियड वालों की गजब की प्रॉपर्टी होती है, यही प्रॉपर्टी PS3 की थी, यही प्रॉपर्टी SiH4 की तरह, कि इनके जो वीक बॉन्ड्स हैं उनको आप रिप्लेस करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हो, आसानी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो, इजीली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हो, SiR4 बना सकते हो, SiOR4 बना सकते हो इजीली, कोई मुश्किलात वाली बात नहीं है। PS3 की तरह वीक बॉन्डों को, ये कोई इसका कोई लेना देना नहीं। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर फलाना ढिमकाना छोड़िए, हाइड्रोजन सल्फाइड पर आ जाते हैं डायरेक्टली। सो अब आया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटन एग स्मेल, सड़े अंडे जैसी बदबू, क्यों सूंघने जाए, बहुत बढ़िया उसमें था कि हम सूंघने क्यों जाए, सड़े अंडे जैसी बदबू, रोटन एग स्मेल। अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, सल्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से बनता है ये। सल्फाइड जब हाइड्रोलाइज होते हैं सो यू विल गेट H2S, ठीक है। सो सल्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से H2 प्लस सल्फर, वो तो डायरेक्टली रिएक्शन होगी, सल्फाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे हम H2S बना सकते हैं। ये सब सल्फाइडों के हाइड्रोलाइसिस करा रखे हैं, देखो Al2S3 हाइड्रोलाइज कर दिया, Cr2S3 हाइड्रोलाइज कर दिया, FeS एसिडिक मीडियम में, हर एक में आपको यू विल गेट H2S। तो जब जब आप सल्फाइड की H+ से रिएक्शन कराएंगे यू विल गेट H2S, आपको H2S मिल जाएगी, H2S मिल जाएगी, ठीक है। वीक एसिड होता है, ये तो सबको पता ही है, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है H2S। KAKB आयनिक में बहुत पढ़ा होगा H2S की स्टोरी, ये बहुत पढ़ा होगा आयनिक में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। अच्छा, सल्फाइड्स कम सोल्यूबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सल्फाइड्स ऑक्साइड्स की बजाय कम सोल्यूबल होते हैं बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। नॉर्मली मेटल ऑक्साइड्स और मेटल सल्फाइड्स में मेटल सल्फाइड लेस सोल्यूबल होते हैं, आपने पढ़ाई होगा ये बात क्वालिटेटिव में, नॉर्मली लेस सोल्यूबल होते हैं और लेस सोल्यूबल होने की वजह से आसानी से प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसीलिए सल्फाइडों के प्रेसिपिटेट
खोजते खोजते आपकी जिंदगी बीत गई है, काला पीला नाला नीला नीला निरंगी फलाना ढिमकाना। पीबीएस का जैसे काला पीपीटी आ जाएगा, लेड के टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेड के टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, पीबीएस का काला पीपीटी आ जाएगा। दिस इज पीबीएस का काला पीपीटी। हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, H2S की कहानी खत्म हुई, H2S की स्टोरी खत्म हुई। सल्फाइड्स के हाइड्रोलिसिस से बना लेंगे, सल्फाइड्स के हाइड्रोलिसिस से बना लेंगे, बस बात खत्म। उसके अलावा कोई खास है नहीं H2S में कुछ। सल्फाइड से बना लेंगे, ड्रैगो होता ही है, वीक एसिड की तरह काम करता है, सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाते ही है, ठीक है, और तो कोई मतलब वाली बात है नहीं, बस हो गया। सो H2S में यही दो बातें थी। चालू करें हैलाइड्स, हाइड्राइड खत्म, हैलाइड चालू करें, चालू करते हैं हैलाइड्स। सिलिकॉन के हैलाइड्स की बात चल रही है, ठीक है, किसके हैलाइड्स? सिलिकॉन के हैलाइड्स। बहुत सुंदर। SiF4 और SiCl4 इस प्रकार के दो नाम के हैलाइड होते हैं सिलिकॉन के। सामान्यतः होते हैं SiBr4 भी है, लेकिन मेनली यही दो होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है। दोनों टेट्राहाइड्रल है, कोई दो राय वाली बात नहीं। 109 डिग्री 28 मिनट है, दोनों sp3 है, तकलीफ वाली चीज है ही नहीं। कैसे बनाते हैं सिलिकॉन के हैलाइड्स को? तो सामान्यतः सिलिकॉन की रिएक्शन हेलोजन से डायरेक्टली करा के भी बना सकते हैं, SiCl4। ये बनाने का सीधा सीधा तरीका हो गया, बिल्कुल एकदम फटीचर वे, कि सिलिकॉन की रिएक्शंस को क्लोरीन के साथ करा दो डायरेक्टली, Si+Cl2, बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाए। इस तरीके से बनाते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। SiF4 कैसे बनाते हैं? SiF4 तो देखो, सिलिकॉन की रिएक्शन आप क्लोरीन से करा के SiCl4 तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन की रिएक्शन आप फ्लोरीन से करा के नहीं बना पाएंगे आसानी से। SiF4 उतना आसानी से नहीं बना सकते, तो उसको उसकी जगह आप मेथड यूज करते हैं फ्लोराइड बनाने का, SiO2 यानी कि सिलिका की रिएक्शन CF2 से, फ्लोराइड से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। ये एनसीईआरटी में बचपन में आपने पढ़ा हो, सिलिका नॉर्मली इनएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट होती है, पर वो HF से रिएक्ट कर जाती है। ये आपने पढ़ा होगा, SiO2 की रिएक्शन जब H++ फ्लोराइड से करवाते हैं, ये फेमस रिएक्शन है, तो वहां से SiF4 बनता है। दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन और बहुत काम की भी है, बहुत ज्यादा काम की भी है, बहुत ज्यादा काम की। इसलिए इसको इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि कैसे बनाए जाते हैं फ्लोराइड्स, कैसे बनाए जाते हैं? सिलिका से, SiO2, सिलिका, 3 डायमेंशनल सिलिकेट जो है, उस सिलिका से HF की रिएक्शन, H+ और F- की रिएक्शन करवाए, सो यू विल गेट SiF4, आपको SiF4 मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रिएक्शन सिलिका की रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है SiCl4, बिल्कुल SiCl4 में फ्लोराइड SbF3 टाइप, इस टाइप के लोगों को फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहा जाता है इसको, फ्लोरीन देने का काम करता है ये, और ये SiF4 यहां से बन जाएगा। सो दो तरीके हैं, एक तो सिलिका से SiO2 से, और एक सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा के यू विल गेट SiF4। सो SiF4 कैसे बनाया जाता है, ये दोनों रिएक्शंस आपको याद भी रखनी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए सिलिका मोस्टली इनर्ट होता है, SiO2 जो होती है मोस्टली एज ए इनर्ट काम करती है, बहुत कम रिएक्टिव होती है सिलिका। मतलब रेत बोले तो कहां रिएक्ट करती है रेत, फिर भी वो HF के साथ H++ F- इस सॉल्यूशन में रिएक्ट कर जाती है, और NaOH के साथ भी रिएक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग बेसिस और HF के साथ रिएक्शंस वो दिखाती है। SiF4 हाइड्रोलाइसिस, ये दोनों की रिएक्शन छोड़ दीजिए, अगली क्लास में मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा। सो ये तो बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा हाइड्रोलिसिस। यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन भी है लोगों को, कई लोग ऐसे कर भी देते हैं कि SiCl4 को हाइड्रोलाइज करवा देते हैं, ये लो जी H2O, नेट में सवाल भी आ चुका और बर्बाद हो जाएंगे फिर वो, और बना देते हैं SiOH का होल 4। तो उनसे पूछो कितने मोल हाइड्रोलाइज किया, तो 4 मोल हाइड्रोलाइज किया प्लस 4 HCl, और बदकिस्मती से ये गलत रिएक्शन है। आगे हम दो देखेंगे, सही रिएक्शन ये नहीं है, सही रिएक्शन ये है, यू विल गेट SiO2, आपको SiO2 प्लस HCl मिलता है वहां पर। सो वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। एंड 2 H2O ही वहां यूज होते हैं, 2 वाटर यूज होते हैं, एक SiCl4, 2 वाटर ऑफ H2O से
दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट करता है। तो ये हम कल समझेंगे हाइड्रोलिसिस वाले चैप्टर में, इसको छोड़ देते हैं हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस को, ठीक है। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात। SiF4 जो है वो आसानी से फ्लोरिनेट कर जाता है और SiF6 बना लेता है इजीली, बहुत आसानी के साथ। बट जो SiCl4 है वो आसानी से क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ना ना, और आसानी से यहां SiCl4 6 नहीं बनता। उसका रीजन है सिलिकॉन पर 6 क्लोरीन्स आसानी से अकोमोडेट हो नहीं पाते, इसलिए स्टेरिक रीजन से SiF4 कोऑर्डिनेट कर जाता है फ्लोरीन के साथ और कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्टाहेड्रन, बट SiCl4 आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसलिए SiCl4 NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। कहने का मतलब SiCl4 प्लस 2 NaCl gives SiCl6 -2, ये नहीं फॉर्म होता आसानी से, और SiF4 इसके बदले आसानी से इजीली फॉर्म होता है, बहुत आसानी से। SiF4 बहुत आसानी से, इसीलिए SiF4 के बाहर जो H+ होते हैं वो SiH6 के बाहर वो आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और यही वजह है कि H2SiF6 एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड काम करता है, एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। लगता नहीं है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत, बिकॉज यहां पर बॉन्ड सिलिकॉन के साथ नहीं बने हैं, यहां पर ये H एज ए फ्री कोआयन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है। इसलिए याद रखना, सिलिकॉन से जुड़े हुए हाइड्रोजन नहीं है, ये फ्री H है जो कोआयन की फॉर्म में बाहर मौजूद है। इसलिए H2SiF6 बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कई बार परीक्षा में पूछता है, बताओ H2SiF6 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है? इसलिए करता है बिकॉज वो H+ एज ए कोआयन की फॉर्म में बाहर आयोनिक बॉन्ड से जुड़े, और आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हैं तो आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से टूट जाएगा तो आसानी से H+ दे देगा आपको। दिस इज द रीजन कि जब आप H2SiF6 को पानी में डालते हैं, इफ यू डिसॉल्व दिस इनटू वाटर, इट विल गेट इजीली टूट जाएगा एंड यू विल गेट SiF6 और इट विल बिहेव एज, आसानी से H+ अगर कोई दे दे, अगर आसानी से कोई H+ आपको दे दे, इजीली अगर आपको H+ दे दे, सो इट इज बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और प्रॉपर्टीज है हेलोसिलेन मोर फिजाइल है, अच्छा वो ठीक है, वो हम हाइड्रोलिसिस में देख लेंगे, वो हम हाइड्रोलिसिस में देख लेंगे, वो हम हाइड्रोलिसिस में देख लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, हाइड्रोलिसिस में वो हम देख लेंगे। अच्छा, SiH बॉन्ड वीक होता है, ये मैंने बताया था आपको, एंड इजीली SiH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। SiH बॉन्ड इज ए वीक एंड इजीली इट गेट ब्रेक डाउन, ये आसानी से टूट जाता है, इसीलिए ये H+ का सोर्स हो जाता है। टर्सरी अमीन से रिएक्ट करोगे तो H+ ले लेगी, SiCl3- बन जाएगा, SiCl3- बन जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत काम की चीज है ये। SiH बॉन्ड का टूटना पीछे भी पढ़ा चुका हूं, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मैं अभी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दीजिए हाइड्रोलिसिस को, दैट आई विल एक्सप्लेन। ये हाइड्रोलिसिस की बात थी, मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ये भी हाइड्रोलिसिस की बात है, हाइड्रोलिसिस छोड़ दीजिए। फॉस्फोरस के हैलाइड्स की बात कर लेते हैं, फॉस्फोरस के हैलाइड्स, सीधा सीधा फॉस्फोरस के हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। थैंक यू पात्रा जी, फॉस्फोरस के हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। दो हैलाइड्स बड़े फेमस है फॉस्फोरस के, PX3 और PX5, PX3 और PX5, PCl3 PF3 PBr3 और PCl5 PF5 PBr5, इस टाइप के फॉस्फोरस के हैलाइड्स। Pi5 तो नॉर्मली एग्जिस्ट करता नहीं है, PBr5 तक एग्जिस्ट करते हैं, Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता।
कैसे बनाते हैं? एक तो डायरेक्ट व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन करवा लेंगे क्लोरीन से, एक तो ऐसे बनाते हैं और SOCl2 से, और दोनों ही चाहे PCl3 बनाओ चाहे PCl5 बनाने की मेथड दोनों की दोनों ही यही है, बस क्लोरीन का अमाउंट कंट्रोल करके बनाते हैं। क्लोरीन कम डालोगे, कम रेशियो लोगे, लिमिटिंग लोगे तो PCl3 मिलेगा, ज्यादा लोगे एक्सेस में तो PCl5 मिलेगा। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन सेम रिएक्शन होती है। व्हेन यू विल ट्रीट अ व्हाइट फास्फोरस यानी कि P4 सॉलिड दैट इज कॉल्ड व्हाइट फास्फोरस, जब आप व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, सो यू विल गेट PCl3 भी, डिपेंड करता है आपने क्लोरीन लिमिटिंग ली, एंड यू विल गेट PCl5 भी, डिपेंड करता है आपने क्लोरीन एक्सेस में ली। दोनों, अगर आप लिमिटिंग लेंगे तो ये मिलेगा और अगर आप एक्सेस में लेंगे तो ये मिलेगा। सेम स्टोरी SOCl2 के साथ है, सेम स्टोरी SOCl2 के साथ है, क्लोरीन के साथ या SOCl2 के साथ सेम स्टोरीज है। सो व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे तो भी आपकी SOCl2 इज ऑल्सो क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीन इज ऑल्सो क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है, दोनों मिलता है। अच्छा, फ्लोरिनेटेड आराम से हो सकते हैं इजीली, बहुत आसानी है। आपको मैंने बताया था कोई भी कोवलेंट हैलाइड है, PCl3 है, वो आसानी से फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकती है इजीली, और वो आसानी से सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है। ये हमने फॉस्फाजेन्स में बहुत बढ़िया तरीके से समझा था। फॉस्फाजेन में ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हम बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। वी गॉट दैट सब्स्टिट्यूशन इन द फॉस्फाजेन्स में सब्स्टिट्यूशन आसानी से समझ चुके हैं हम लोग। सो PCl3 को सब्स्टिट्यूट करके आप PF3 बना सकते हो आराम से। फ्लोराइड से PCl3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द PF3 ऑल्सो, ठीक है। PF3 के साथ रिएक्शन ये तो छोड़ दीजिए, अब एसिड बेस में अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ये HF और SBF5 है, ये एक सुपर एसिड है, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड सुपर एसिड, ये एक सुपर एसिड की कहानी है, ठीक है, सुपर एसिड की। सुपर एसिड्स क्या होते हैं? अच्छा, पहले तो मैं बता देता हूं आपको। वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जब स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स के साथ, इनकी रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स के साथ करा दें तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से जो पैदा होगा उन्हें कहा जाता है दुनिया के बादशाह एसिड्स के। दोज आर कॉल्ड सुपर एसिड्स, सुपर एसिड्स कहते हैं इनको। जैसे HF की रिएक्शन अगर हम करवा दें SBF5 से, गजब का लुईस एसिड है, सो यू विल गेट H प्लस SBF6 माइनस, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सुपर एसिड। एसिड रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, इसी को कहते हैं सुपर एसिड्स। सुपर एसिड वो होते हैं जो गजब के H प्लस डोनर होते हैं, इसलिए जब जब इनकी रिएक्शन आप सुपर एसिड के साथ कराओगे, दिस इज अ सुपर एसिड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो PF3 प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट मतलब PF3 get H plus and you will get HPF3 plus, and this is very interesting story, बहुत गजब की स्टोरी है। कैसी होगी ये रिएक्शन? दिस इज लाइक दैट, ये PF3 और ये लोन पेयर। वैसे तो ये PF3 जो होते हैं बहुत बढ़िया डोनर होते नहीं है, फिर भी आप इनको इस तरह से डोनेट कर दिया आपने, सो यू विल गेट PFFF H ओवरऑल प्लस टेट्राहाइड्रल कंपाउंड। नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आप सुपर एसिड के साथ इनको ट्रीट करोगे तो ये प्रोटोनेट हो जाएंगे, यस सोनिका NAF से रिएक्शन करवाई थी, बिल्कुल प्रोटोनेट हो जाएंगे। PF3s get protonated with super acids and you will get HPF3 plus, HPF3 plus। अच्छा, फ्लोरिनेट भी कर सकते हो आप इनको आराम से। PF3 की फर्दर रिएक्शन अगर आप कराओ F माइनस के साथ तो लिख लीजिए PF4 माइनस बन सकता है। इनको आसानी से आप फ्लोरिनेट कर सकते हो, दिस इज द फ्लोरिनेशन एग्जैक्टली, फ्लोराइड दे दिया इसको, एंड यू विल गेट PF4 माइनस। आसानी से फ्लोरिनेट कर सकते हो इजीली।
करोगे ही। फास्फोरस पर काफी डेफिशिएंसी है, हमेशा फ्लोरीन लेने के लिए तैयार रहेगा, वो फ्लोरीन लेने के लिए रेडी रहेगा, एकदम रेडी रहेगा, एकदम रेडी रहेगा फ्लोरीन लेने के लिए, ठीक है। और PF4 माइनस को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत दो इंटरेस्टिंग स्पेसिस बनती हैं। अच्छा ये मैं पढ़ा देता हूं, ये दो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसिस, आप ही बताइए मैं क्या पढ़ाऊंगा। PF4 माइनस PF3 हाइड्रोलाइज करेंगे, वो तो हम देख ही लेंगे क्या बनेगा। जब PF4 माइनस को हाइड्रोलाइज करते हैं, when PF4 minus is getting hydrolyzed, you will get two species, HPF minus and ये। इन दोनों की ज्योमेट्री बताओ मुझे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और शेप भी बताओ। दोनों की ज्योमेट्री बताओ और दोनों की शेप बताओ, दोनों की ज्योमेट्री और दोनों की शेप। शुरू हो जाइए। टेल मी द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। ठीक जवाब, इसको ऑक्टाहेड्रल, इसको टेट्राहेड्रल। HPF5 माइनस कैसा बनेगा बताओ। हाउ द HPF5 माइनस, दैट इज H दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ऐसा होगा PF5 माइनस ऑक्टाहेड्रल, एंड दिस इज कैसा होगा बताओ। PF1 is O minus, H double bond O minus, yes, it is like this, ऐसा होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल। फास्फोरस की जनरल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। फास्फोरस की जनरल स्ट्रक्चर होती है 1 डबल 3 सिंगल। दीज आर जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ फास्फोरस। एक डबल 3 सिंगल, दीज आर जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ फास्फोरस। कल बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।